बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात हम उर्दू जो है हम लोगों ने शुरू की हुई थी आप लोगों के लिए, और अब हम इसमें जो है सबक नंबर 9 करेंगे, इम्तिहान। तो जिसके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। तो सबक नंबर 9 जो है वो इम्तिहान इन्होंने जो है इसमें तलबा को तंज़ व मज़ाह के मानी और मफ़हूम से आगाह करते हैं। तलीम व तदरीस में इम्तिहान की अहमियत से रोशनास करवाते हैं कि इम्तिहान की अहमियत जो है वो तलीम व तदरीस में क्या है। इम्तिहान में कामयाबी के लिए सिर्फ ज़ाती मेहनत और कुदरत की मदद जो है वही काम आती है। तो ये चीज़ें भी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, और इस बात से भी रोशनास करवाते हैं कि नाजायज़ ज़राए से जो बच्चे इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं उन्हें शर्मिंदगी के सिवा किसी चीज़ को सामना नहीं करना पड़ता। तो अब हम इसकी पढ़ाई की तरफ आते हैं। ना हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली, ना सही इम्तिहान और भी बाकी है, तो ये भी ना सही। यानी कि मेरे पर्चों से अगर किसी को तसल्ली नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, मेरी ज़िंदगी में और भी बड़े इम्तिहान बाकी हैं, तो ये नहीं तो मैं और जो है वो देता रहूँगा। सफ़ा नंबर 70 के ऊपर जो है ये आपका सबक है। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे इनकी घबराने पर हंसी आती है। तो इसमें कहते हैं कि लोग जो है वो इम्तिहान जो है उसके नाम से घबराते हैं, और मुझे हंसी आती है कि लोग जो है वो क्यों घबराते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं। घबराना, परेशान हो जाना, आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है। उसकी दो ही सूरतें होती हैं, फेल या पास। या तो इंसान फेल हो जाता है उसमें या पास हो जाता है। इस साल कामयाब ना हुए, आइंदा साल सही। तो इस साल अगर आप कामयाब ना होंगे तो आइंदा साल यानी कि अगले साल से ही आप कामयाब हों, लेकिन आपको कभी भी उम्मीद जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते इनके हवास, इनका दिमाग मुख्तल और इनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। तो वो कहते हैं कि मैं अक्सर अपने जो जमात के दोस्त थे, जब भी इम्तिहान करीब आते तो मैं वो देखता कि उनके वो हवास बाख्ता हो चुके हुए थे, यानी कि होशो खवास जो है वो हो चुके हुए थे। दिमाग जो है वो इनका मुख्तल एकदम से जो है वो जैसे जम सा जाना और एक ही जगह पर जो है वो हो जाना, और किसी न किसी एक तहय्युल को लिए जो है वो अपने दिमाग में चलते रहते थे। और इनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी, यानी कि बहुत कमज़ोर से हो जाते थे। इतनी सी निकलना, कमज़ोर हो जाना। बंदे पर इम्तिहान का रत्ती बराबर असर पहले था और ना अब भी इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। बंदे पर यानी कि मुझ पर जो है पहले, इससे पहले भी इम्तिहान का ना तो रत्ती बराबर यानी कि थोड़ा भी कोई असर ना था, और ना अब भी मुझे इसके ख़त्म होने का अफसोस है। उम्मीदवारों का मजमा, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता था। तो उम्मीदवारों का मजमा यानी कि जो नए नए उम्मीदवार आ रहे हैं, नई नई सूरतें, नई नई शक्लें, अजीब किस्म के ख्यालात, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कभी भी दिल सैर नहीं हो सकता था, यानी कि भर नहीं सकता था। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हुए जाए, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। दिल तो यही करता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हो, इसलिए क्योंकि नई नई शक्लें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें पढ़ने और याद करने की शर्त जो है वो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। मेरी सुनिए कि 2 साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया। लॉ क्लास कहते हैं कानून की डिग्री को, तो वो कहते हैं कि 2 साल में मैंने कानून की डिग्री का कोर्स पूरा किया। मगर किस तरह, शाम को यारों के साथ टहलने निकलता था, यानी कि उनके साथ जो है वो घूमना फिरने जाता। वापसी के वक्त लॉ क्लास में भी झांका था। जब मैं वापस आता तो लॉ क्लास में जो है यानी कि कानून की क्लास जो है वो उसमें भी झांका था। मुराद कि मैं थोड़ा सा देखा था कि भाई क्लास हो रही है। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चरार साहब पढ़ाने में मुस्तगरिक। हाज़िरी की तकमील में कुछ दुश्वारी ना थी। मुंशी साहब जो हैं ये मेरे दोस्त थे, और जो लेक्चरार साहब थे ये पढ़ाने में जो है वो बड़े अच्छे थे, वो मसरूफ़ थे, वो उन्हीं कामों में लगे रहते थे। हाज़िरी की तकमील में मुझे कोई दुश्वारी ना होती थी। अब आप ही बताएं कि लॉ क्लास में शरीक होने से मेरे किस मशगले में फ़र्क आ सकता था। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं लॉ क्लास में शरीक होता तो मेरा कौन सा ऐसा मशगला या शौक़ था जिसमें फ़र्क आता। वालिद साहब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। तो वालिद साहब जो है वो इस बात को लेकर बड़े खुश थे कि मेरा बेटा जो है वो कानून की तालीम हासिल करना चाहता है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा, यानी कि बड़े बड़े वकील जो हैं वो इससे डरेंगे, इससे भागेंगे। हम भी बेफिक्र थे कि चलो 2 बरस तो कोई मेहनत के लिए कह ही नहीं सकता। अब मुझे भी इस बात की बड़ी बेफिक्र थी कि अब 2 साल में जो कानून की डिग्री हासिल करूँगा, अब कम अज़ कम मुझे कोई मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए कह ही नहीं सकता। बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है, बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन ज़माना आँख बंद किए गुजर जाता है। ज़माना लेकिन वक्त जो है वो आंख बंद किए गुजर जाता से मुराद यानी कि बहुत तेज़ी से जो है वो वक्त गुजर जाता है। 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे हवा। लॉ क्लास का सदाकत नामा भी मिल गया। लॉ क्लास का सदाकत नामा यानी कि उसकी जो डिग्री थी वो भी मिल गई। अब क्या था, वालिदैन इम्तिहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए। अब जो है वालिदैन जो हैं
सदाकतनामा पर से मुराद जो है यहाँ पर उसकी डिग्री नहीं बल्कि उसके जो इम्तिहान शुरू होने थे उसकी जो मार्कशीट है वो मिली। अब क्या था, वालिदैन इम्तिहान जो है वकालत की तैयारी के लिए जो है वो सर हो गए, चलो भाई अब तुम वकालत की तैयारी करो, तुम्हारे इम्तिहानात आने लगे। मगर मैं भी एक ज़ात शरीफ हूँ, लेकिन मैं भी एक ऐसी ज़ात थी जो बड़ी शरीफ थी। एक बुढ़िया और एक बूढ़े को धोखा देना क्या बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो अपने वालिदैन के बारे में कह रहा था कि एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जो है इनको दोनों को धोखे में देना, धोखे में रखना जो है वो कौन सी बड़ी बात है। मैंने तकाजा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूँ। अब मैंने उनसे इस बात का तकाजा किया, डिमांड की कि मुझे एक अलहदा कमरा चाहिए ताकि मैं आराम से जो है अपनी वकालत की पढ़ाई कर सकूँ। बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे जो है वो कुछ नहीं हो सकता। अब ये जितने भी बाल बच्चों की गड़बड़ यानी कि जो शोर वगैरह करते हैं तो इनमें तो मैं नहीं पढ़ सकता। चंद रोज़ इसी हीले से टाल दिया। अब ये हीले बहाने थे जिनसे कि मैं टाल रहा था, लेकिन ताब के बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा जो है वो खाली कर दिया। अब जो बड़ी बी थी घर की, उन्होंने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। मैं दूसरी चाल चला, दरवाज़ों में शीशे थे, इन पर कागज़ चिपका दिया। अब दरवाज़ों में जितने भी शीशे थे इनके ऊपर मैंने कागज़ जो है वो चिपका दिया। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। तो लैंप रोशन करता, लैंप को जलाता और फिर मैं आराम से 7 बजे सोता और सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी और आँख खुल गई तो डांट दिया कि हाँ वहाँ मेरी पढ़ाई में खलल डल जाता है। तो अगर कोई जो है ऐसा घर में अगर उसने मुझे किसी ने आवाज़ देने की कोशिश की या फिर मुझे जो है वो बुलाया तो फिर मेरी आँख खुली तो मैंने उन्हें ये डांट कर कहा कि हाँ वहाँ मेरी पढ़ाई में जो है आप लोग खलल डालते हो। खलल डालना यानी कि बेआराम कर देना। खैर अगर आँख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया गया तो कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब ना दूंगा। लेकिन खैर अगर आँख जो है वो मेरी ना खुली किसी के बुलाने पर और किसी ने मुझे कहा कि तुम तो सोए रहे हो, तो मैं ये कह दूंगा कि मैं पढ़ते वक्त किसी को जवाब नहीं देता। आखिर कोई मुझे दिख ना करे यानी कि कोई मुझे जो है डिस्टर्ब ना करे या फिर मुझे बीमार ना करे। वैसे तो दिख जो है वो एक बीमारी का नाम भी है। बाज़ वक्त ऐसा हुआ कि लैंप भड़क चिमनी स्याह हो गई, मेरी ज़्यादा मेहनत का नतीजा समझ गई। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि लैंप भड़क जो थी वो चिमनी जो है वो स्याह हो गई, यानी कि इतना ज़्यादा जो लालटेन थी उसकी जो रोशनी थी वो इतनी भड़की कि चिमनी जो है वो स्याह हो गई और मेरी ज़्यादा मेहनत का नतीजा समझी गई। तो इसमें ये बात जो है वो ज़्यादा साबित हुई कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि सारी रात लैंप जलने की वजह से चिमनी स्याह हो गई। बाज़ वक्त वालिदा या फिर वालिद कहते भी थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर इनका दिल खुश कर देता था। और बाज़ औक़ात तो मुझे वो कहते थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं यही कहता था कि भाई ज़माना जो है इंसान ज़माने में कैसे तरक्की करेगा जब तक कि इतनी मेहनत नहीं करेगा। खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई और इम्तिहान का ज़माना करीब आ गया। अब ऐसा हुआ कि इम्तिहान जो है वो मेरे करीब आ गए। मैंने घर में बहुत कहा कि मैं भी इम्तिहान के लिए जैसा चाहिए वैसा तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुसलसल हाज़िरी, ला क्लास और शबाना रोज़ की मेहनत ने इनके दिलों पर सिक्का बिठा रखा था। लेकिन मेरी मुसलसल हाज़िरी यानी कि मैं जो है वो रोज़ाना जाया करता था अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए, ला क्लास के लिए, और मेरी ये जो दिन रात की मेहनत थी इनसे ये सारी जो है इनके दिलों पर सिक्का बिठा रखा था, यानी कि इनके जो दिलों पर से ये बात जम गई ही थी कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। वो कब मानने वाले थे, फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए इनसे कह दिया कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो इनकी ज़िम्मेदारी मुझ पर ना होगी। खैर वो मानते तो नहीं थे इस बात को, लेकिन एहतियातन मैंने अपने बचाव के लिए, खुद को बचाने के लिए ये कह दिया कि अगर मैं फेल हो गया तो इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को भी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहब मुस्कुरा कर बोले कि इम्तिहान से क्यों डरते जाते हो, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ, कामयाबी और नाकामी खुदा के हाथ है। फिर वालिद साहब ने मुझे ये कहा कि तुम क्यों इम्तिहान से डरते हो, तुमने मेहनत की है, तुम उसमें शामिल हो, कामयाबी और नाकामयाबी जो है ये दोनों अल्लाह ताला के हाथ में है। मर्द बैत के हरासाना शूद। मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं, तकदीर से तमाम दुनिया के काम चलते हैं। अब मैंने भी तकदीर और तदबीर यानी कि अल्लाह ताला की जो रज़ा है और तदबीर इंसानी सोच समझ, तो वो कहते हैं कि मैंने तदबीर और इंसान की सोच दोनों पर एक छोटा सा लेक्चर दिया और साबित कर दिया कि तदबीर जो है इंसान की सोच कुछ नहीं होती, अल्लाह ताला जो चाहे वही होता है। किस्सा मुख्तसर दरख्वास्त शिरकत दी गई और मंजूर हो गई, और एक दिन वो आया कि हम हॉल टिकट लिए हुए मुकामी इम्तिहान पर पहुँच की गए।
किस्सा मुख्तसर छोटी सी बात ये है कि इम्तहान में जो है वो शिरकत की दरख्वास्त दी गई, यानी कि जो मार्कशीट थी वो दी गई, वो मंजूर हो गई और एक दिन वो आया कि हम टिकट के लिए जो है मुकामी इम्तहान पर पहुंच गए। वो याद नहीं किया था, लेकिन जो है 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो इमदाद गैबी, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई गैब की मदद आती, और दूसरे पर्चों की उल्ट फेर, और दूसरा ये था कि अगर मैं पर्चों के मामले में कुछ बेईमानी कर लेता तो हो सकता है कि मैं कामयाब हो सकता। शायद वो हजरात इम्तहान में कभी शरीक नहीं हुए, इस मजमून को ना समझे, इसलिए ज़रा वजाहत से अर्ज़ करता हूँ। इमदाद गैबी से मुराद उम्मीदवाराने इम्तहान की इस्तिलाह में वो मदद है जो एक को दूसरे से या किसी नेक ज़ात निगरान कार से या अंदुल मुवक्के किताब से पहुँच ली जाती है। तो इमदाद गैबी से मुराद ये था कि उम्मीदवाराने इम्तहान की इस्तिलाह में वो मदद है, यानी कि मेरे साथ इम्तहान में जो कोई मेरा दोस्त बैठा था, जो उम्मीदवार बैठा था, वो मेरी मदद करता, जो एक को दूसरे से या किसी नेक ज़ात निगरान कार, जो एक दूसरे जो है मदद करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता कि जो हमारा निगरान कार था, जो हमारा उस्ताद था, जो हमारी निगरानी कर रहा था, वो या फिर वो ऐसा था कि अंदुल मुवक्की किताब से, यानी कि उसी मौका पर किताब से जो है वो हमें नकल करवा देता। पर्चों की उल्ट फेर जो है, पर्चों की उल्ट फेर गो बज़ाहिर मुश्किल मालूम होती है, लेकिन तकदीर सब कुछ आसान कर देती है। अब पर्चों की उल्ट फेर यानी कि पर्चे जो हैं वो तब्दील करवाए जाए, मैं अपने मेरा दोस्त जो है वो मुझे पर्चा देता और फिर मैं उधर से ही कुछ देकर लिख लेता, लेकिन तकदीर जो है वो सब कुछ आसान कर देती है। बाज़ शरीफ कम हैसियत मुलाजिम ऐसे भी निकल आते हैं जो बाउमीद इनाम पर्चा बदल देते हैं। तो वो कहते हैं बाज़ शरीफ कम हैसियत के, यानी कि कम हैसियत के कुछ मुलाजिम ऐसे भी होते हैं जो कि पर्चा वगैरह बदल लेते हैं। ये ज़रूर है कि इससे एक मेहनत करने वाले को नुकसान पहुंच जाता है। अब पर्चा बदलने से सिर्फ एक बात साबित हो सकती है कि जो दिन रात मेहनत करता है उससे जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन तदबीर व तकदीर का मसला जैसा इस कार्रवाई में हल होता है, दूसरा किसी कार सूरत में हल नहीं होता। लेकिन तब तदबीर व तकदीर यानी कि सोच समझ और अल्लाह ताला की तरफ से जो आई हुई इंसान के लिए किस्मत है, वो कहता है जैसा इस कार्रवाई में हल होता है दूसरा किसी में हल नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सी सूरतें हैं, लेकिन वो बहुत कम पेश आती हैं। इससे इन पर भरोसा करना नादानी है, बेवकूफ़ी है। खैर आमदम बरसरे मतलब 9:45 बजे घंटी बजी और हम बिस्मिल्लाह कहकर इम्तिहान के कमरे में दाखिल हुए। खैर आमदम बरसरे मतलब यानी कि अब जो है वो मतलब पूरे होने को आ गया था, 9:45 जो है वो हो गए थे, घंटी बजी और हम बिस्मिल्लाह कहकर इम्तिहान के कमरे में दाखिल हुए। यहाँ एक बहुत खलीक यानी कि अच्छे अहलाक के मालिक हंसमुख निगरान कार थे। मुझे जगह नहीं मिलती थी, मैंने उनसे कहा वो मेरे साथ हो लिए। मुझे जगह ना मिली तो मैंने उनसे कहा कि वो मेरे साथ चलें। जगह बताई, बड़ी देर तक हंस कर बातें करते रहे। मैं समझा चलो बेड़ा पार है, अल्लाह दे और बंदा ले। वो मुझसे हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने यही कहा कि चलो भाई अब तो मेरा बेड़ा जो है, मेरी कश्ती पार है। अब जब अल्लाह इंसान को देता है तो उसे ज़रूर लेना चाहिए। ठीक 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। 10 बजे जो है वो पर्चे तकसीम होने शुरू हो गए। मैंने पर्चा लिया, सरसरी नज़र डाली और मेज़ पर रख दिया। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पर्चा पढ़ने के बाद जैसे मेरे चेहरे पर इत्मीनान था, शायद ही किसी के चेहरे पर होगा। खैर लेकिन इतना था कि सरसरी सी थोड़ी सी हल्की सी नज़र मैंने पर्चे पर डाली। लेकिन इतनी बात है कि पर्चे को पढ़ने के बाद जितना मेरे चेहरे पर इत्मीनान था, शायद ही किसी के चेहरे पर हो। खुद तो इस पर्चे के मुतालिक अंदाज़ा ना कर सका, लेकिन निगरान कार साहब को ये कहते ज़रूर सुना कि पर्चा मुश्किल है। खुद तो मैं उसके बारे में जो है वो ना कर सका कि भाई क्या जो है वो वजह है, लेकिन इतना ज़रूर मैंने निगरान कार को कहते हुए सुना था कि ये पर्चा जो है मुश्किल है। मैं कई मरतबा अव्वल से आखिर तक इसको पढ़ गया, काफ़ी मरतबा जो है मैंने शुरू से लेकर आखिर तक इसको पढ़ा, लेकिन ये ना मालूम हुआ कि ये किस मज़मून का पर्चा है, यानी कि मुझे मज़मून ही ना पता चला कि वो किस मज़मून का है। अब आते हैं हम सफ़ा नंबर 72 की तरफ। जवाबात की कॉपी देखी तो इसके आहर की हदायतें पढ़ी, यानी कि इसके आहर पर क्या लिखा हुआ था, सफ़ा अव्वल की खाना पूरी की और खड़ा हो गया। सफ़ा अव्वल पहले सफ़े की खाना पूरी की और खड़ा हो गया। गार्ड साहब फ़ौरन ही आए। मैंने इनसे कहा जनाब ये पर्चा किस मज़मून का है। अब गार्ड साहब आए तो मैंने उनसे पूछा कि पर्चा किस मज़मून का। मुस्कुराए, ज़ुबान से तो कुछ ना बोले मगर पर्चे के उन्वान पर उंगली रख दी। वो मुस्कुराए, उन्होंने ज़ुबान से कुछ ना कहा, लेकिन जो पर्चे का उन्वान था उसके ऊपर उंगली रखी। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि असूल कानून का पर्चा है। दिल खिल गया। मैंने भी कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि असूल के लिए किसी किताब के पढ़ने की ज़रूरत तो है ही नहीं। अब मेरा जो है वो दिल खिल उठा, यानी कि बाग हो गया। मैंने कलम उठाया और मैं लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि असूल के लिए किसी किताब के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इस मज़मून पर हर शख्स को राय देने का हक़ हासिल है। अब ये जो मज़मून था इस पर हर शख्स को अपनी राय देने का जो हक़ है वो हासिल है। एक मुकन्नन एक असूल कायम करता है, दूसरा इसको तोड़ देता है। तो एक मुकन्नन यानी कि जो असूल कायम करने वाला कानूनदान होता है वो एक असूल कायम करता है और दूसरा जो है वो उसको तोड़ देता है।
क्या वजह है कि हम अपनी राय किसी दूसरे की तजवीज़ का पाबंद करें? तो अब इसमें क्या वजह है कि हम अपनी राय को जो है वो किसी दूसरे की तजवीज़ पर पाबंद करें? हमारी और राय हो सकती है और किसी दूसरे की कोई दूसरी। मैंने अपने बराबर वाले से पूछने की कोशिश भी की, कुछ इधर उधर निगाह भी दौड़ाई, मगर गार्ड साहब मेरे हालत को कुछ ऐसा ताड़ गए थे कि हर वक्त बुलाई नागहानी की तरह सर पर ही खड़े रहते थे। कुछ इधर उधर निगाह भी दौड़ाई। अब मैंने जो है मेरे जो बराबर वाला था, मैंने उससे पूछने की काफ़ी कोशिश की, फिर मैंने इधर उधर निगाह भी दौड़ाई, यानी कि कोशिश की कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए। लेकिन गार्ड साहब जो थे वो मेरी हालत को देखकर मुझे इस कदर गौर से देख रहे थे, ताड़ गए थे, यानी कि गौर कर रहे थे मुझ पर कि हर वक्त बलाएं नागहानी यानी कि बुरी बलाएं आफतें जो हैं वो मेरे सर पे खड़ी हैं। ज़रा मैंने इधर उधर गर्दन फेरी, उन्होंने आवाज़ दी कि जनाब अपने पर्चे पर नज़र रखिए। जब दूसरों से ज़रा मिलने की त्वक्का मुनक़ता हो गई तो मैंने दिल में सोचा कि चलो इन गार्ड साहब से पूछें। जब दूसरों से पूछने की त्वक्का जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इन गार्ड साहब से पूछें। मैं खड़ा हो गया, वो आए, मैंने दरियाफ्त किया कि जनाब इस दूसरे सवाल का क्या जवाब है? मुस्कुरा कहा मुझे मालूम नहीं। जब वो आए और मैंने फिर उनसे दरियाफ्त किया, सवाल किया कि जनाब ये जो दूसरा सवाल है इसका जवाब क्या है? तो वो मुस्कुरा कर बोले मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा ये बराबर वाले बड़े ज़ोर से लिख रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए, और अगर आपको दरियाफ्त करते हुए लिहाज आता है तो ज़रा इधर उधर टहलते हुए तशरीफ़ ले जाइए, मैं खुद ही पूछ लूँगा। मैंने कहा कि ये जो बराबर वाले हैं ये तो बड़े ज़ोर शोर से लिख रहे हैं, इनसे मुझे पूछ लीजिए, और अगर आपको इनसे सवाल करते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही है तो आप इधर उधर टहलते हुए तशरीफ़ ले जाए, मैं खुद ही पूछ लूँगा। मगर वो कब हिलने वाले थे? कुतुब से हो गए, जैसे कि कुतुब मीनार होता है सीधा खड़ा, वो बिल्कुल वैसे ही खड़े थे। अब तो उन्होंने हिलना जुलना भी छोड़ दिया था। इनका मुस्कुराना पहले तो अच्छा मालूम होता था, लेकिन फिर आखिर में तो जहर हो गया, यानी कि अब भी इनका मुस्कुराना मुझे जहर लगता था। मैं वल्लाह सच कहता हूँ कि अगर तमाम उम्र में कल्बी नफ़रत मुझे किसी से हुई तो इन्हीं साहब से हुई। यानी कि अल्लाह की कसम मैं सच खा कर कहता हूँ कि अगर सारी ज़िंदगी में मुझे दिल से किसी से नफ़रत हुई तो वो ये साहब थे जिनसे मुझे नफ़रत हुई थी। गर्स इस तरह ये तमाम दिन इम्तिहान के गुजर गए और इसी तरह मेरे इम्तिहान के तमाम दिन जो हैं गुजर गए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे जालिम के साथ ऐसी हालत में एक हर्फ भी याद ना हो, पूरे 6 घंटे गुजारने कैसे मुश्किल होंगे। मैं तो हर रोज़ आधा घंटे के बाद ही कमरे से निकल आता था, तो मेरे लिए जो है वो बहुत मुश्किल था। पूरे 6 घंटे एक ही कमरे में रहना कैसे मुश्किल होंगे, जबकि मैं तो रोज़ाना आधा घंटा भी कमरे में नहीं टिकता था और आ जाता था। लेकिन मुसीबत ये आन पड़ी कि वालिद साहब रोज़ 11 बजे से आ जाते और नीचे सेन में बैठे रहते थे। अब ये मुसीबत थी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो रोज़ाना 11 बजे आते और नीचे सेन में बैठ जाते। अब मैं जल्दी बाहर आ जाता तो जो रोब मैंने 2 साल के अरसे में कायम किया था वो सब हवा हो जाता। अब जो है अब मैंने ये किया कि जो जल्दी बाहर आना शुरू कर दिया, तो जो रोब मैंने 2 साल के अरसे में कायम किया था वो सारे का सारा हवा हो जाता, यानी कि उड़ जाता। इसीलिए कह रहे दरवेश बर जाने दरवेश, यानी कि गरीब जो है वो अपनी जान पर ही गुस्सा निकालता है। आखिरी वक्त तक इम्तिहान के कमरे में बैठा रहता और जब नीचे उतरता तो वालिद साहब से पर्चे की सख्ती की ज़रूर शिकायत करता। जो ही मैं नीचे आता तो मैं अपने वालिद को एक ही बात कहता कि भाई पर्चा जो है वो बहुत मुश्किल था। वो भी मेरी तशफ़ी के लिए मुम्तहिन को बहुत कुछ बुरा भला कहते, मेरी तशफ़ी के लिए यानी कि मेरे तस्कीन के लिए, मेरी खुशी के लिए मुम्तहिन यानी कि जो इम्तिहान का पर्चा बनाने वाला था, इम्तिहान लेने वाला था, उसे बुरा भला कहते। लेकिन इनको ये ख्याल हो गया था कि कुछ ही क्यों ना हो मेरा बेटा कामयाब ज़रूर होगा। लेकिन इन्हें इस बात का ज़रूर था कि चाहे कुछ हो जाए मेरा बेटा जो है वो ज़रूर कामयाब होगा। इम्तिहान ख़त्म हुआ और उम्मीद नंबर 1 और 2 का खून हो गया। अब जो उम्मीद नंबर 1 थी तदबीर और उम्मीद नंबर 2 थी तकदीर, दोनों का ही खून हो गया। अब मुमकिनों के पास कोशिश की सूझी। अब ये था कि मैं जो इम्तिहान लेने वाले थे उनके पास जाता और कोशिश करता। वालिद साहब एक ज़बरदस्त जो है वो चिट्ठी सिफारिश की लेकर एक साहब के यहाँ पहुँचे। तो वालिद साहब जो हैं वो एक चिट्ठी लेकर गए, सिफारिश की थी, और एक साहब के यहाँ पहुँचे। वो चिट्ठी देकर बहुत एहलाक से मिले, आने की वजह दरियाफ़्त की। जब उन्होंने चिट्ठी देखी तो बड़े एहलाक से वो मिले और उन्होंने आने की वजह दरियाफ़्त की। वालिद ने अर्ज़ किया कि खादिम ज़्यादा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है, अगर आप कोशिश फरमाएँ तो ये खान ज़्यादा हमेशा ममनून एहसान रहेगा। अब उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरा जो बेटा है वो इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ, उसने लॉ क्लास के पेपर दिए हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो मेरा बेटा हमेशा आपके एहसान तले रहेगा। वो बहुत हंसे और दूसरे लोगों से जो सलाम को हाजिर हुए थे फरमाने लगे ये अजीब दरखास्त है, इनका बेटा तो इम्तिहान दे और कोशिश मैं करूं। वो बहुत ज़्यादा इस बात पर हंसे और दूसरे लोगों से जो सलाम को हाजिर हुए थे उनसे कहने लगे भाई ये तो बड़ी अजीब किस्म की दरखास्त है कि बेटा इनका इम्तिहान दे और कोशिश मैं करूँ। बंदा खुदा अपने लड़के से कहो कि वो खुद कोशिश करे। बेचारे बड़े मियाँ ऐसे नादिम हुए, शर्मिंदा हुए कि फिर किसी के पास न गए।
गए। कुछ अर्से के बाद नतीजा भी शाया हो गया और कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदर्जा आला फेल हुआ। खबर नहीं कि वो कौन से बलाबानस मुमतहिन थे कि उन्होंने 2 नंबर भी दिए, बाकी ने तो सिर्फ 0 ही डाला। अब कहते हैं कि मैं कुछ अर्से के बाद जो है वो मेरा नतीजा शाया हो गया और कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदर्जा आला, यानी कि जितने भी मज़ामीन थे उसमें मैं आला जो है नंबरों पर, आला दर्जे पर फेल हुआ। खबर नहीं कि वो कौन से बलामानस मुमतहिन थे, कौन से ऐसे बलामानस शरीफ इम्तहान चेक करने वाले थे कि उन्होंने 2 नंबर दे दिए, बाकियों ने तो मुझे 0 ही दे डाला। वालिद साहब को बहुत रंज हुआ, बड़ा दुख हुआ। नंबरों की नकल हासिल की और बिलाखिर यही राय करार पाई कि किसी बदमाश चपरासी ने बदल दिए, वरना मुमकिन था कि बराबर 3 घंटे लिखा जाता और 0 मिलता। तो वो कहते हैं ये ज़रूर किसी चपरासी की जो है उसने कुछ ले देकर जो है ये काम कर दिया, वरना मैं 3 घंटे लिखता और मुझे 0 मिलता। मुझे भी ताजुब था क्योंकि मैंने पर्चे कुछ ऐसे बुरे नहीं किए थे। मुझे भी इस बात की बड़ी हैरानगी थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तो पर्चे बुरे नहीं किए थे। मैंने ये जवाबात वालिद साहब को भी सुनाए, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, मुमतहिनों को बहुत बुरा भला कहा, मेरी अशोई की और फरमाया बेटा कोई घबराने की बात नहीं, इस साल नहीं तो आइंदा साल सही, आखिर कहाँ तक बेईमानी होगी। तो फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, कोई ऐसा इसमें ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस साल अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो आइंदा साल से ही, आखिर कब तक जो है ये लोग बेईमानी करेंगे। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का, यानी कि अगर चोर के 100 दिन होते हैं तो एक दिन जो है वो शाह का ज़रूर होता है। खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, 1 साल की फ़ुर्सत तो मिल गई। अब ऐसा था कि जो कुछ होना था वो हो गया, मुझे 1 साल की फ़ुर्सत जो है वो तो मिल गई। तो क्लास अब हम आते हैं इसके MCQs की तरफ। मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। बंदे पर इम्तिहान का असर नहीं था, रत्ती बराबर, ज़रा बराबर, बिल्कुल या फिर मामूली। तो इसमें था कि रत्ती बराबर जो है वो बंदे पर इम्तिहान का असर नहीं था। जी अब आते हैं तालिब इल्म ने कितने साल में ला क्लास का कोर्स पूरा किया, 4 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। तो इसमें था 2 साल। ला कॉलेज में कौन तालिब इल्म का दोस्त था? नंबर 1 लेक्चरार साहब, नंबर 2 प्रिंसिपल साहब, नंबर 3 मुंशी साहब और नंबर 4 चौकीदार साहब। तो यहाँ पर मुंशी साहब जो हैं वो इनके तालिब इल्म के दोस्त थे। अब तालिब इल्म ने किससे पूछा कि ये पर्चा किस मजमून का है? निगरान साहब से, गार्ड साहब से, सुप्रीटेंडेंट से या फिर किसी तालिब इल्म से? तो उसने गार्ड साहब से पूछा था। अब आगे अगला नेक्स्ट, तालिब इल्म कितनी देर में कमरे से बाहर निकल आता? 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, 2 घंटे बाद या फिर 3 घंटे बाद? तो तकरीबन हर आधे घंटे बाद जो है वो कमरे से बाहर निकल आता था। तो क्लास ये थे आपके MCQs। अब हम जो है इसके मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं। हाँ जी, तो इसके मुख्तसर सवालात में सबक नंबर 9 इम्तिहान मुख्तसर सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, मज़मून निगार को इम्तिहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती है? मज़मून निगार के नज़दीक इम्तिहान में शिरकत के
दो ही नतीजे सामने आते हैं। फेल या पास। यही वजह है कि मज़मून निगार को इम्तिहान से घबराने वालों पर हंसी आती है। हाँ जी क्लास, सवाल नंबर 2। जो जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते मज़मून निगार के दोस्तों और हम जमायतों का क्या हाल होता। जो जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते मज़मून निगार के दोस्त इम्तिहान की तैयारी में ऐसे मसरूफ़ होते कि इनके हवास और दिमाग मुख्तल हो जाते, कि इनके हवास और दिमाग मुख्तल हो जाते और इतनी सी सूरत निकल आती और इतनी सी सूरत निकल आती, यानी वो शक्ल से ही परेशान दिखाई देते हैं, यानी वो शक्ल से ही परेशान दिखाई देते। जी क्लास, सवाल नंबर 3। मज़मून निगार ने कौन सा इम्तिहान दिया था? मज़मून निगार ने लॉ क्लास का इम्तिहान दिया था। सवाल नंबर 4। मज़मून निगार ने इम्तिहान दिया तो क्या नतीजा निकला? इम्तिहान दिया तो क्या नतीजा निकला? जवाब। मज़मून निगार जुमला मज़ामीन में बुरी तरह
फेल हुआ। अब उसके बाद सवाल नंबर 5, वालिद मज़मून निगार के वालिद ने किस तरह उसे तसल्ली दी? मज़मून निगार के वालिद ने किस तरह उसे तसल्ली दी? जवाब, उसने मज़मून निगार को तसल्ली दी कि घबराने की कोई बात नहीं, कि घबराने की कोई बात नहीं, आइंदा साल तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। आइंदा साल तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। ज़रूरी नहीं कि हर साल मुम्तहिन बेईमानी करें। जी क्लास, तो ये थे सबक नंबर 9 इम्तिहान के शॉर्ट क्वेश्चन मुझसे सवालात। और अब जो इसके मुसन्निफ़ हैं, राइटर जो हैं, उनके हालात ज़िंदगी की तरफ आते हैं। हाँ जी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो हैं सबक नंबर 9 इम्तिहान के मुसन्निफ़ हैं और उनकी पैदाइश के बारे में हम लिखते हैं 1883 और 1947 जो है वो उनकी वफ़ात का सन है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए और सेनेट स्टीफ़न कॉलेज दिल्ली से BA किया। ज़माना तालिब इल्मी में ड्रामे और क्रिकेट का इन्हें बहुत शौक़ था। 1907 ईस्वी में हैदराबाद दक्कन चले गए और पहले तालीम और फिर अदालत के महकमों से वाबस्ता रहे। वो तरक्की करते करते होम सेक्रेटरी के ओहदे तक जा पहुँचे, जहाँ से रिटायर हुए और पेंशन हासिल की। उन्होंने हैदराबाद ही में वफ़ात पाई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का तर्ज़ तहरीर सादा और पुरलुत्फ़ है। वो बड़े शगुफ्ता अंदाज में दिल्ली की हाल ज़ुबान लिखते हैं। इनके असलूब में तसन्ना और बनावट नाम को नहीं, मिज़ाह की चाशनी की तहरीर में हासिल देती है। बकौल रशीद अहमद सदीकी, फ़रद के असलूब की नुमायाँ खूबी फ़िक्रों का इख्तिसार है। वो छोटे छोटे फ़िक्रों से रवा दवा इबारत का जादू जगाते हैं। फ़रद की तहरीरों में असलूब की एक सानित मुआज़े की हद तक कायम रहती है। वो एक मज़मून को जिस रंग में शुरू करते हैं उसी रंग में अंजाम देते हैं। फिर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग इब्तिदा में मिर्ज़ा अलम नशा के कलमी नाम से लिखते रहे, यानी कि अलम नशा, मिर्ज़ा अलम नशा इनका कलमी नाम होता था और ये वही नाम लिखा करते थे। बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक और असमतुल्लाह खान ने इनकी हिम्मत बढ़ाई, वो अपने असली नाम से लिखने लगे। नज़ीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर और दिल्ली का एक यादगार मुशाहिरा इनके जो हैं यादगार मज़ामीन है। इनके मज़ामीन फ़रहद के नाम से काफ़ी मशहूर हुए, शाया हो चुके हैं। वो कादिरुल कलाम शायर भी थे। मेरी शायरी इनके कलाम का इंतहाब है। तो क्लास, ये जिन जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये किसी भी मुसन्निफ़ या फिर किसी भी जो राइटर होते हैं उनके ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो हैं ये लाइनें होती हैं उनके तारुफ़ में, और इनके चांसेस होते हैं कि ये MCQs में जो है वो बोर्ड में आ सकते हैं। तो जिन जिन चीज़ों को आपको हाईलाइट करवाया गया है, अंडरलाइन करवाया गया है, आप इन्हें ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आपका सबक नंबर 9 इम्तिहान, जिसकी शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी रीडिंग, अल्फाज मानी जो है वो अच्छे से आपको करवाए जा चुके हैं और उम्मीद है कि आप इन्हें जो है वो घर में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे भी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।